I'm Professor Satya Mahapatra. I'm the director of Institute of Health Sciences at Bhubaneswar. I'm so happy that we are today interacting about your bright future in medical field. Today is Father's Day. The young people who look for a career and prepare for a bright future, they will one day make their parents proud of their achievement. If you do well in your academic field, if you do good to the society, you will feel good about your own life, your own career, and the society admires you, appreciates you. So, from the very beginning, it's very much necessary for you people what you should do. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भीड़ जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में चल पड़ते हैं. यानी अगर हर कोई मैनेजमेंट करना चाहता है तो हम भी मैनेजमेंट करें, हर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो हम भी इंजीनियरिंग करें, इसी तरह से आगे चल पड़ते हैं. तो होता क्या है, जिस दिशा में ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ तो भीड़ इकट्ठा हुआ तो कंपटीशन शुरू हो जाता है. कंपटीशन में जो बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको तो मौका मिलता है, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता उनको दिक्कत आती है ना. यानी पढ़ाई करने के बावजूद अच्छा मौका नहीं मिलता है, कैरियर में खास तरक्की, खास प्रगति नहीं हो पाता है. इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप शुरू से कोई खास ऐसा रास्ता चुनें जिसमें जो भी काम आप करेंगे आपको अच्छा लगे, औरों को भी अच्छा लगे. जो भी काम आप करेंगे, काम करने का मज़ा आए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा लगेगा. एंड आपके परिवार, आपके सोसाइटी सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है. तो मेडिकल फील्ड को इस हिसाब से हमेशा एक अच्छा प्रोफेशन के रूप में देखा तो गया है. जो डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग, गॉड्स इन वाइट कोट. वो इसलिए कि जब इंसान बहुत ही बुरा हाल में रहता है, जब भी बहुत ही वल्नरेबल रहता है, और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका दर्द, उसकी समस्याएं, उसके डिसऑर्डर्स, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. अब वो ज़माना और था जब कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम का हल करने की काबिल था. मेडिकल साइंस का जो तरक्की, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सिर्फ कोई बैचलर्स डिग्री इन मेडिसिन, सर्जरी, दैट इज़ MBBS काफ़ी नहीं है. और जनरल फिजिशियन अभी बेसिक लेवल के ही काम कर पाते हैं. आगे का काम के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन
करना पड़ता है और भी आगे सुपर स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बिगड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम चूक जाता है और ये प्रिपरेशन में इतना जो टाइम निकल जाता है, लोग परेशान भी होते हैं। और कंपटीशन जहाँ तक का सवाल है, मेडिकल फील्ड में एंट्री ही आसान तो नहीं है और एंट्री कर भी लिया, हायर स्टडी भी आसान तो नहीं है। टाइम काफ़ी लगता है, पैसा का भी काफ़ी खर्च होता है। पर ज़्यादातर डॉक्टर को जो दुनिया में इज्जत मिलती है या कैरियर में बाकी चीज़ें रिवार्ड्स के रूप में मिलता है, ज़िंदगी अच्छा रहता है। लोग अभी भी मेडिकल फील्ड को एक सही प्रोफेशन, सही रास्ता तो मानते हैं। पर ये मेडिकल फील्ड में कुछ और पैरेलल रोड्स तो है। यानी अगर आपको नीट में एंट्री नहीं मिला या मिला तो बहुत पुअर रैंकिंग रहा, तो इसका मतलब नहीं है मेडिकल फील्ड में आप एंट्री कर ही नहीं सकते। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम MBBS। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि डेंटिस्ट बनने के लिए MBBS करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सीधा सीधा डेंटिस्ट्री में ही बैचलर्स डिग्री, फिर उसके आगे मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। पर डेंटिस्ट्री के अलावा भी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम डील कर सकते हैं जो कि आम डॉक्टर्स यानी फिजिशियन हैंडल नहीं कर सकते। फिजिशियन के पास आप कब जाते हो? जब कोई बीमारी होता है, बुखार, खांसी, या अभी जैसे कोविड का इन्फेक्शन चल पड़ा है, ऐसे कंडीशन हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप जाते हो। या तो दवाई का इस्तेमाल होता है या तो सर्जरी करना पड़ता है। पर कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि आमतौर पे दवाई से ठीक नहीं हो सकता। दवाई से जो ठीक नहीं हो सकता उसको कुछ ऐसे डिसऑर्डर कहेंगे या डिसेबिलिटी भी कहेंगे। अभी हमारा ज़िंदगी जिस तरह से चेंज हुआ है, हाथों में तरह तरह की गैजेट्स आ गया, ज़िंदगी वैसे आसान लगने लगा है। आसान तो लगने लगा है, पर वो जो इजी गोइंग लाइफ या सेडेंटरी लाइफ हो गया, उसके चलते मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर काफ़ी सारा आ गया है। ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से होता क्या है कि तरह तरह की जॉइंट्स के फंक्शन बिगड़ता है। महसूस तो लोग करते हैं, दर्द होता है, मसल के जो काम करने की क्षमता वो घट जाती है, कई टाइप का डीजेनरेशन तक भी हो जाता है। तो ऑल काइंड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। करना क्या है सबको पता है, एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए। पर आपके जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम से वो बैलेंस हो नहीं पाता है। अगर कुछ इस तरह की डिसऑर्डर हुआ या डिसेबिलिटी, जैसे कि किसी का सेरेब्रल स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक हो जाने से क्या होता है, पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। अगर पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का यूँ तो कोई सीधा सीधा दवाई है नहीं, जो दवा खा के बुखार कम कर दें, वैसे कोई दवा खा के पैरालिसिस से छुटकारा पा लें, ऐसा तो कोई रास्ता है नहीं।
कोई पैदाइशी प्रॉब्लम लेके जैसे आते हैं, जेनेटिक हो या किसी और वजह से डेफनेस आ गया है, जन्म से बहरापन, या सेरेब्रल पैल्सी आ गया है, पैदा होने के बाद पता चलता है कि हाथ पैर ठीक से काम नहीं करेगा, मसल्स बोन्स वो सब प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे में काम नहीं करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में कोई सिंपल दवा तो है नहीं कि सेरेब्रल पैल्सी को दवा दे के ठीक कर दें। फिर कुछ लोग जिंदगी भर बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं और उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाता है। डीजेनरेटिव यानी जो ब्रेन है उसमें कुछ विघटनकारी स्थिति आ जाती है, न्यूरो डीजेनरेशन, जिससे अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस टाइप का तरह तरह की प्रॉब्लम आ जाता है। आगे आप करोगे क्या? अल्जाइमर्स का भी ऐसा सीधा सीधा कोई दवाई नहीं है जिससे अल्जाइमर्स ठीक हो जाए या मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो जाए। कई ऐसे प्रॉब्लम है जो कि जन्म से होता है, कई ऐसे प्रॉब्लम है जो कि उम्र के बाद होता है। फिर यंग एडल्ट्स हैं, आजकल जितना बढ़िया गाड़ी, जितना बढ़िया रोड, उतना खतरनाक एक्सीडेंट्स भी होता है। एक्सीडेंट में डेथ हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, पर जिंदा रहा आदमी एक्सीडेंट के सीरियसनेस से कुछ भी डिसेबिलिटी हो सकता है, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सब इंजरी का जो असर होता है आदमी डिसेबल्ड व हैंडीकैप्ड हो जाता है। ये डिसेबिलिटी या हैंडीकैप का भी कोई सीधा दवाई उपचार नहीं है। तो मेडिकल फील्ड में इसका अलग हल है। कई ऐसे प्रोफेशनल है जो कि मेडिकल रिहैबिलिटेशन फील्ड में काम करते हैं। जिस प्रॉब्लम का दवाई उपचार नहीं हो सकता है उसका रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है। तो बच्चे जन्म होते हैं या अर्ली चाइल्डहुड में ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि लोग बोलना सीख नहीं पाते, पढ़ना कर नहीं पाते, पढ़ाई जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी आ गया है, या ब्रेन के कुछ और प्रॉब्लम के वजह से ऑटिज़म प्रॉब्लम हो गया, इंटेलिजेंस का कमी की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन आ गया। ये तरह तरह की जो प्रॉब्लम है ये ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन पिल से काम नहीं होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम को आप सीधा कोई दवाई देके, कोई सर्जरी करके ठीक नहीं कर सकते। तो करना क्या है? अगर मेडिकल रिहैबिलिटेशन का फील्ड में आप ढूंढेंगे कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो अपना काम अपनी जगह कर ही रहे हैं, उनके पास जितना काम है उनको फुर्सत नहीं है, पर उनके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है। जो अप्लाई करते हैं उनके लिए लगता है कि यहाँ तो भीड़ नहीं है, तो शायद प्रोफेशन में कोई दम ना हो, उल्टा होता है।
रिहैबिलिटेशन फील्ड में जो भी लोग काम करते हैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन में, दे रिमेन फुल्ली प्री ऑक्यूपाइड। उनके पास जितना भी पेशेंट आते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है, लंबा खींचता है, तो पेशेंट का भीड़ मेडिकल रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के साथ हमेशा रहता है। दे रिमेन फुली प्री ऑक्यूपाइड। यानी अगर कोई इस टाइप के सब्जेक्ट में अपना स्पेशलाइजेशन करता है, पढ़ाई करता है, करीब 4 साल का पढ़ाई के बाद बैचलर्स डिग्री, फिर 2 साल का पढ़ाई जिससे मास्टर्स डिग्री हासिल करता है, तो क्लिनिकल वर्क हो या एकेडमिक्स हो या रिसर्च इनोवेशन का काम हो, ये फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। पर ये एक फील्ड में भी बहुत सारा अलग अलग फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि कोई फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहेगा, बैचलर्स डिग्री में तो फिजियोथेरेपी सारे के सारे प्रॉब्लम के बारे में वो पढ़ाई करेंगे, पर आगे जो है ना स्पेशलाइजेशन करने के लिए कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाएगा स्पेशलिस्ट बन के, तो कोई न्यूरोलॉजी में जाएगा, कोई न्यूरो साइकियाट्री में, कोई पेडियाट्रिक्स, कोई गायनेकोलॉजी, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन। इस तरह की बहुत सारे सब स्पेशलाइजेशंस हैं। और ये फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए काम काफ़ी है, कंपटीशन कम है। सो those people who get into a bachelor degree in physiotherapy, they will learn in general about the anatomy, physiology, pathology। जैसे MBBS कोर्स में पढ़ाया जाता है वैसे ही सब पढ़ते हैं। उसके आगे ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी साइंस, ये सब पढ़ाई होता है। ओवरऑल जैसे MBBS के बाद कोई जनरल फिजिशियन निकलता है, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी के बाद भी लोग निकलते हैं विथ ओवरऑल आइडिया अबाउट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ट्रॉमेटिक डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर, पेडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, इस सब के बारे में ओवरऑल जानकारी लेके निकलते हैं। आगे जो मास्टर्स डिग्री करते हैं, मास्टर्स डिग्री में वो कोई स्पेसिफिक एरिया में जब स्पेशलाइज करते हैं, उसमें और गहराई में जाने का मौका मिलता है। तो कोई फिजियोथेरापिस्ट अगर बनता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल भी एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि सिर्फ मैनिपुलेशन थेरेपी या एक्सरसाइज थेरेपी नहीं रहा। लेटेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब के जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुआ है, उसके चलते डायग्नोस्टिक्स या थेराप्यूटिक गैजेट्स में भी काफ़ी बदलाव आया है। सो they have a range of equipments which they have to use for training the muscles or reviving the nerve communication. So the most difficult things which doesn't respond to any kind of medicine, that can be handled by a
medical rehabilitation expert in physiotherapy. And the physiotherapist can work independently, having his own clinic, or join a hospital, a medical college, a multi-specialty facility, either only for rehabilitation or comprehensive centers. गवर्नमेंट में नौकरी तो है ही, और जितने भी हॉस्पिटल्स है आजकल वहाँ पे रिहैबिलिटेशन को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगा है. पहले लगता था कि सिर्फ हॉस्पिटल मतलब कोई दवाई दे के सब प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे. अब समझ में आ गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड जस्ट बेसिक हेल्थ केयर इज़ नॉट एनफ. तो medical rehabilitation fields are growing, becoming more and more important, and physiotherapy as a specialization is gaining importance to the level that the caption goes womb to tomb. मतलब जन्म होने से पहले से लेकर आखिरी दम तक फिजियोथेरेपिस्ट की सबको ज़रूरत है. सबको यानी सबको, वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, किसी को भी फिजियोथेरेपी की जो सर्विसेज है उसकी ज़रूरत है. आजकल ज़्यादातर डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन से होता है, और सिजेरियन सेक्शन से होने की वजह से माँ और बच्चे के ऊपर जो असर होता है, बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा नहीं होता है, और माँ को भी सर्जिकल इंटरवेंशन से गुजरना पड़ता है. जबकि फिजियोथेरेपी इतना डेवलप हुआ है कि वो पहले से ही माँ को अगर तैयार करें तो शायद सर्जरी की नौबत ही ना आए, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए. तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ से शुरू होता है. ज़िंदगी भर कभी भी कहीं भी जो भी प्रॉब्लम्स आता है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे प्रॉब्लम को लेके फिजियोथेरेपिस्ट का कोई स्पेशलाइज्ड सेक्शन होगा जो सॉल्व कर सकते हैं. यानी पैदा होने से पहले से लेके आखिरी दम तक जब फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो इससे समझ लीजिए स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी कितना ज़्यादा है. यानी आप काम करना चाहें तो आपके पास काम का कोई कमी नहीं रहेगा. इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जो कि मेडिकल रिहैबिलिटेशन फील्ड में काबिल हो, कॉम्पिटेंट हो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो लोगों का बढ़ ही रहा है. जैसे जैसे लोग ज़्यादा दिन जीते हैं, उनका शरीर में जो बदलाव आएगा, एजिंग चेंजेस आएगा, उससे निपटने के लिए सबसे अच्छा, सबसे असरदार प्रोफेशन कोई एक है तो उसको हम कहेंगे फिजियोथेरेपी ही सबसे अच्छा, सबसे असरदार प्रोफेशन है. सो यंगस्टर्स जो भी आज ये बात सुन रहे हैं, आप अगर अपना तैयारी करेंगे फिजियोथेरेपी ज्वाइन करने के लिए, I can promise you, you will have a wonderful life, wonderful career ahead. Thank you.